नमस्कार दोस्तों, जी वाणी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आए हैं और उसी को अपन देखेंगे कि अभी जस्ट एग्जाम होने वाला है अपने एनडीए का और वाई ग्रुप के। तो वाई ग्रुप के अंदर मेनली अपना ये रहेगा टारगेट, और एसएससी के तो एग्जाम चल ही रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। आज अपन ब्रीफली अपन बात कर लेते हैं, फटाफट उनको देख लेते हैं कि कहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज मैं आपको ऑल ओवर सारे जितने भी हेडक्वार्टर्स है उनसे रिलेटेड जो एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे आज करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले अपना जो इंपॉर्टेंट है वो है यूएनओ, और अपन पढ़ेंगे सबसे पहले यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। पहला क्वेश्चन आता है यूएनओ का गठन कब हुआ? फाउंडेड इन। तो आपको क्वेश्चन यूएनओ का जो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को यूएनओ गठन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क सिटी है वो कहाँ पड़ती है? यूएसए में। ठीक है। और अगर बात करें नेक्स्ट यूएनओ, यूएनओ का गठन किया गया था 1945 को। उस समय यूएनओ के अंदर टोटल मेंबर कितने थे? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था यूएनओ की स्थापना के समय, यूएनओ की स्थापना के समय यूएनओ में कितने मेंबर थे? तो आपको कैसे यूएनओ की जो स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था, स्थापना के समय कुल सदस्य देश कितने थे? कुल सदस्य देश तो आपको कैसे क्या हुआ? 51। और वर्तमान में कितने टोटल देश है? वर्तमान में कुल सदस्य देश कितने हैं? 193। कितने मेंबर है यूएनओ के अंदर? और लेटेस्ट है जो 193वां देश कौन सा बना है, कौन सा जुड़ा है यूएनओ के अंदर? तो उत्तर रहेगा साउथ सुडान। कौन सी कंट्री? साउथ सुडान ये है। और साउथ सुडान की कैपिटल क्या है? जूबा। क्या है? जूबा। अब एक छोटी सी बात आई है, अभी मैं एक चीज और बता देता हूँ। और जो अपन बात करते हैं, जो एक सूचकांक बोले तो रिपोर्ट इंडेक्स, इंडेक्स अलग अलग आते हैं ना, हंगर इंडेक्स, ठीक है ना, पोवर्टी इंडेक्स, तो उसके अलावा अपने हैप्पीनेस इंडेक्स, उसी प्रकार से कई सारे इंडेक्स आते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो लेटेस्ट रिपोर्ट उसकी आ चुकी है, और एचडीआई रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट 2021। और इस रिपोर्ट में क्या है बच्चों? इसके अंदर आपको मैंने पूरा बता रखा है, मैंने सारा समझाया था एचडीआई रिपोर्ट के बारे में। एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसके अंदर अपन करेंगे। तो ये रिपोर्ट अभी जारी हो चुकी है, और एचडीआई रिपोर्ट 2021 के अंदर पहले 189 कंट्री पार्टिसिपेट करते थे, अब की बार 191 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसके अंदर टॉप है नॉर्वे को पछाड़कर कौन आया है? स्विट्जरलैंड। और दो नंबर पर कौन आया है? नॉर्वे। ठीक है, ये चीज है। और अगर बात करें कि अब पहले हमेशा नॉर्वे था लास्ट 5 सालों से, और अब की बार स्विट्जरलैंड टॉप पर आ गया, नॉर्वे सेकंड रह गया, और 191 नंबर पर कौन सी कंट्री है? साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान, ये कंट्री रही है। तो अब अपने छोटे से बता देता हूं एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो आपको वैसे एचडीआई रिपोर्ट करता है यूएनडीपी के द्वारा जारी होती है। किसके द्वारा होती है? यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चीज है। एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। और ह्यूमन एचडीआई की फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी? 1990 में जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट के पैरामीटर क्या है? तो आपको कैसे एक अपने इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, कहां के? पाकिस्तान के महबूब उल हक, और भारत के अर्थशास्त्री कौन? अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में। तो उन्हीं के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उन्होंने यूएनओ को कहा था कि पूरे वर्ल्ड वाइड क्या किया जाए? एक कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए कि कौन सा देश किस मतलब देश के विकास के लिए क्या कुछ कर रहा है। तो उसमें आधार क्या रखे गए कि किस देश के अंदर शिक्षा का लेवल, एजुकेशन का लेवल क्या है,
किस देश के अंदर पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या है, किन लोगों का लाइफस्टाइल, ठीक है ना, जो लाइफस्टाइल कैसा है, इसके अलावा हेल्थ, स्वास्थ्य के ऊपर कितना लोग ध्यान देते हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर ये पैरामीटर रखे गए थे। और उसी आधार पर पूरे वर्ल्ड वाइड एक रिपोर्ट मतलब कंपैरिजन में रिपोर्ट तैयार करने की बात की गई थी, यूएनओ को रिपोर्ट सौंपी थी। यूएनओ का ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यूएनडीपी के द्वारा एचवे रिपोर्ट जारी होती है, पहली बार 1990 में आई थी और इसी लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 के अंदर 191 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इसी के आधार पर टॉप पर आता स्विट्जरलैंड, दो पर नॉर्वे और 191 कंट्री थी साउथ सुडान। और आपको अगर हमारे इंडिया की रैंक क्या है और हमारे भारत की रैंक है बच्चों 132। इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 132वीं रैंक है इंडिया की। ये इतनी छोटी सी बात है, यहाँ पर एक बात आई तो मैंने बता दी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारा समझा दिया मैंने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यूएनओ। यूएनओ के अंदर यूएनओ क्या है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको मैंने पूरी स्टोरी सुनाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की और सेकंड वर्ल्ड वॉर की। अब ब्रीफली थोड़ी छोटी चीजें बता देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो इसके अलावा इसके अंदर क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि पहला रहेगा यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूएनओ फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे, ठीक है। इसके अलावा जब इसकी स्थापना की गई थी तब 51 कंट्री थी और प्रेजेंट टाइम में 193 मेंबर उसके इस यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि यूएनओ के द्वारा जो भी काम किया जाता है तो उसकी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है ना। यूएनओ के कार्य करने की भाषा कौन सी है, तो आप कहोगे सर यूएनओ की जो वर्किंग लैंग्वेज कितनी है, कार्यकारी भाषा दो है, कौन कौन सी, एक तो है फ्रेंच, दूसरी है इंग्लिश, ठीक है, दो भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यूएनओ के अंदर कुल कितनी प्राप्त माना कितनी लैंग्वेज को अप्रूव दे रखा है यूएनओ ने, तो आप कहोगे सर यूएनओ के द्वारा 6 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। यूएनओ के द्वारा कितनी भाषाओं को, 6 भाषाओं को मान्यता या अप्रूवल दे रखी है। तो 6 लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर बच्चों कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर एक तो है फ्रेंच, दूसरी है इंग्लिश, बोले तो अंग्रेजी, तीसरी भाषा कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर रूसी, ठीक है, चौथी है चीनी, पांचवी है अरबी और छठी है स्पेनिश, छठी है स्पेनिश। 6 भाषाएं। चीन के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, अपन चीनी बोलते हैं लेकिन वहां की लैंग्वेज कौन सी है, मंडारिन। कौन सी भाषा है, मंडारिन। अभी जो पेपर लगा था कल संडे को आर्मी वाला, तो क्वेश्चन पूछा गया था चीन की करेंसी क्या है, युआन, ये आया था, ठीक है ना, बहुत ही आसान पेपर आया था, ये चीज है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये चीजें। तो आगे बढ़ते हैं अपन। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा पद किसका होता है, तो आप बोलोगे सर जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ। यूएनओ को जो महासचिव होता है वो विश्व में सबसे बड़ा पावरफुल पद होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आप कहोगे सर यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, उत्तर क्या रहेगा, त्रिगवेली लाई, ठीक है ना। बात करें फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, यूएनओ के पहले महासचिव जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, सबसे बड़ा पद होता है ये। तो पहले कौन थे, त्रिगवेली, कौन थे, त्रिगवेली। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है बच्चों, एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं, पुर्तगाल देश के। कहां के हैं, पुर्तगाल। त्रिगवेली कहां के थे, नॉर्वे के थे। कहां के थे, नॉर्वे के। तो अब बात करें नेक्स्ट अपन, तो यूएनओ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली लाई, नॉर्वे के थे। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं महासचिव होता है, जो जनरल सेक्रेटरी होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, तो उत्तर क्या रहेगा, 5 साल। कितना होता है, 5 साल, और 2 बार चुना जाता है, ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो क्लियर हो गया आपको, ये लिख लिया सारा सारा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखो तो हम बात करें, आपको अगर सर यूएनओ का मेन पर्पस क्या है, यूएनओ का मेन एजेंडा क्या है, तो विश्व शांति और सुरक्षा, ये चीज। अब छोटी बातें करते हैं अपन, उनको पहले मैं समझा देता हूँ फिर अपन और डिस्कशन करेंगे तो क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है पार्ट ऑफ यूएनओ। आपको वैसे यूएनओ के कितने पार्ट है, पार्ट ऑफ
यूएनओ। देखो बच्चों यूएनओ के 6 भाग हैं, कितने हैं? 6 भाग हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है महासभा, क्या है बच्चों? महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद, कौन सा? सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है प्रन्यास। पांचवा है सचिवालय और छठा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। सबसे पहले देखो, पहला है जनरल असेंबली, क्या है? जनरल असेंबली। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप, पांचवा है सेक्रेटेरिएट और छठा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर हो गया? ये 6 भाग। जब स्टार्टिंग में यूएनओ गठन किया गया था ना 1945 के अंदर, तब सिर्फ 5 ही भाग थे। और क्वेश्चन पूछा जाए यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन आया था पेपर में। आप इन सभी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए। इन 500 का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए। ये क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या काम है? तो जैसे मान लीजिए अपने दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए तो उसका निपटारा समझौता कौन कराएगा? आपको सर कोर्ट में जाएंगे हम, कोर्ट हमेशा क्या करेगा? हमारा आपस में निपटारा समझौता जो भी करवा देगा। इसी प्रकार से अगर देश के बाहर दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है ना, आपस में किसी दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाए किसी को लेकर से, तो फिर वहां पर समझौता कौन करवाता है? तो आप कहोगे सर वहां पर कार्यवाही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये करता है। अब फिर क्वेश्चन आता है यहां से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये कब बना था? तो उत्तर रहेगा 1946 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कई बार पेपर में आ चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में है। कहाँ है बच्चों? हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंदर टोटल जज कितने होते हैं? टोटल जजों की संख्या होती है 15। कितने होते हैं? 15। और जज होते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहोगे सर 9 साल होता है। कितना होता है? 9 साल होता है इनका कार्यकाल। कितने जजों का? 15। ये अलग-अलग कॉन्टिनेंट से जज लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर यहाँ पर कोई इंडियन भी पहुंचा है क्या? बिल्कुल पहुंचे। तो आपको सर पहला कौन था? नागेंद्र सिंह। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जज बनने वाला, न्यायाधीश बनने वाला पहला भारतीय नागेंद्र सिंह। वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी जी। ठीक है ना, वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी साहब है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये तो आ गया, बस इतना से ध्यान रखना है। इसके हेडक्वार्टर आता है पेपर में, इसमें हेडक्वार्टर क्वेश्चन आता है हेग, नीदरलैंड, जिसका क्या है? हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया? 15 जज होते हैं और कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है। पहले कौन थे? नागेंद्र सिंह। वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी साहब। अब इससे आगे यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं? देखो महासभा के अंदर, महासभा के अंदर पहला आता है कि इसके अंदर टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो आप कहोगे से प्रत्येक देश इसका मेंबर होता है महासभा के अंदर 193 देश होते हैं। और इसकी क्या होती है? प्रत्येक साल बैठक होती है महासभा की। जनरल असेंबली की प्रत्येक साल बैठक होती है। उसके अंदर कौन करता है? पार्टिसिपेट करता है। कैसे? प्रत्येक देश का लीडर भाग लेता है। जैसे भारत से कौन जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान से कौन जाएगा? शहबाज शरीफ। नेपाल से कौन जाएंगे? शेर बहादुर देवबा। बांग्लादेश से कौन जाएंगे? शेख हसीना जी। ठीक है ना। और अगर बात करें श्रीलंका से कौन जाएंगे? दिनेश गुणवर्धने। ठीक है ना। उसी प्रकार से बात करते हैं चाइना से कौन जाएगा? शी जिनपिंग। और बात अमेरिका से जो बाइडेन, रशिया से व्लादिमीर पुतिन। ठीक है ना। यूक्रेन से व्लादिमीर जेलेंस्की साहब। ठीक है ना। अलग-अलग कंट्रियों से अलग-अलग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ प्रत्येक देश का लीडर जाता है। क्लियर हो गया? और जर्मनी से कौन पार्टिसिपेट करेंगे? तो आपको वैसे जर्मनी में सबसे बड़ा पद किसका होता है? चांसलर का होता है। कौन है वहां पर? ओलाफ अल्ज। ठीक है ना, जो करवाए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं प्रत्येक देश का लीडर। तो अब यहाँ पर आपको वैसे क्या काम है यहाँ का? यहाँ पर वर्ल्ड व्यापी मुद्दे उठाए जाते हैं। जिस हिसाब से प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो आपको वैसे अभी तो कोरोना के अंदर उसको बचाव है। इसके अलावा पर्यावरण का बहुत बड़ा मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, किस हिसाब से रोका जाए। आतंकवाद का मुद्दा है, इसके ऊपर कैसे सरकारें काम करें, सब देश मिलकर। इसी हिसाब से वर्ल्ड व्यापी मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। महासभा को क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद। क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है महासभा को। ठीक है। प्रत्येक साल इसकी बैठक होती है। तो बैठक होती है, समिट होती है, सेशन होता है, उसका अध्यक्ष बनेगा। तो क्वेश्चन आता है यूएनओ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला
बच्चों जानकर खुशी होगी, पहली महिला वो भारतीय थी और नाम क्या था? विजय लक्ष्मी पंडित। उत्तर क्या रहेगा? पहली महिला अध्यक्ष। यूएनओ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन बने बच्चों? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सर यूएनओ के अंदर प्रत्येक देश का लीडर भाग लेता है, तो यहाँ पर हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है ना, यूएनओ महासभा के अंदर हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्लियर हो गया? नरेंद्र मोदी जी तो सेकंड है। अब उसके अलावा यूएनओ का मेन एजेंडा क्या है? तो आपको होगा सर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड तीसरे विश्व युद्ध को रोकना, विश्व में शांति स्थापित करना, सुरक्षा कायम रखना और तीसरे विश्व युद्ध को रोकना। इसका जो मेन काम है कौन करती है? सिक्योरिटी काउंसिल। मेन रीढ़ की हड्डी है ये किसकी? यूएनओ की। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में कोई से एग्जाम नहीं छूटा है। सिक्योरिटी काउंसिल बात करते हैं बच्चों, सिक्योरिटी काउंसिल यहां पर थोड़ा ध्यान दे देना। सुरक्षा परिषद पहला तो काम आता है कि एक बताइए हमारे समाज के अंदर अपराधों पर रोक लगाने का काम कौन करती है? पुलिस करती है। तो ये देखो उसी प्रकार से हमारे समाज में शांति बनी रहे, अपराधों पर रोक लगी रहे, समाज के अंदर बढ़िया तरीके भाईचारे से लोग मतलब मिलजुल कर रहे, ये चीजें उसी प्रकार से विश्व के अंदर कोई व्यक्ति अपराध को बढ़ाता है, आतंकवाद को बढ़ाता है, कोई व्यक्ति बढ़ाता है, कोई देश बढ़ाता है, कोई संस्था बढ़ाती है, तो उसको बैन करने का काम कौन करता है? सुरक्षा परिषद। ठीक है ना, ये चीज है। तो आतंकवाद को रोकने का काम कौन करती है? सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा स्थापित करना पूरे विश्व के अंदर, इसे क्या कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सिक्योरिटी काउंसिल को। और सुरक्षा परिषद के अंदर कुल सदस्य कितने होते हैं? टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर इसके अंदर 15 देश होते हैं। ठीक है, 15 मेंबर होते हैं, 15 देश होते हैं। और उसके अंदर बच्चों मेंबर दो प्रकार के होते हैं, तो परमानेंट होते हैं बोले स्थायी, एक होते हैं टेम्पररी बोले तो अस्थायी। परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 और टेम्पररी कितने हैं? 10। परमानेंट है उन्हें क्या है? वीटो पावर प्राप्त है। जो परमानेंट मेंबर है उन्हें क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? किसी बिल के ऊपर रोक लगाना। ठीक है ना, किसी बिल पर रोक लगाना। अगर कोई बिल लाया जाए, किसी देश को आतंकवादी घोषित किया जाए, ठीक है ना, किसी देश को रेड लिस्ट में डाला जाए, तो ये 5 कंट्री सहमत होगी ना, तभी वो ये बिल पास माना जाएगा। और किसी ने अगर इसके अंदर रोक, अपन मान लीजिए एक भी अगर कोई खुश नहीं है या राजी नहीं है किसी बिल को लेकर, उसने क्या कर दिया? वीटो मतलब रोक लगा दी, तो बिल पास नहीं हो सकता। तो किसे नहीं आता? वीटो पावर कंट्री कौन कौन सी है? रशिया, यूएसए, जर्मनी, गलत, चीन, हाँ पहले देखो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है ना, वीटो पावर कंट्री कौन कौन सी है? तो आप अगर सर वीटो पावर कंट्री 5 है, यूएसए है, ठीक है ना, रशिया है, इसके अलावा चाइना है, इसके अलावा ब्रिटेन है और फ्रांस है। ये 5 कंट्री के वीटो पावर है। तो आप अगर सर जो अस्थायी सदस्य होते हैं, टेम्पररी कंट्री होती है, वो कितने होते हैं? 10। इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर रहेगा 2 साल। 2 साल के बाद सदस्य चेंज होते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबर आता है देशों का। क्लियर है, ये चीज है। और आपको सर सुरक्षा परिषद के अंदर भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य? क्यों भारत परमानेंट कहीं नहीं, अस्थायी सदस्य कितनी बार बन चुका है? 8 बार। 8 बार इंडिया भी किसका? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब उसके अलावा बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर का समाज मतलब व्यक्ति विशेष का विकास कैसे हो, महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे हो, ठीक है, लोगों की आय, जो देश के अंदर गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको खत्म कैसे किया जाए, ये काम करता है। उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को किसके अंदर आता है? यूएनओ के अंदर आता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एचडीआई रिपोर्ट। एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी किसके अंदर है? यूएनओ का ही पार्ट है, वो इसके अंदर आता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में क्लियर आ गया, ये चीज है। तो इसके अलावा प्रन्यास मतलब ट्रस्टशिप अब वर्तमान में बंद हो चुकी है बच्चों। तो आपको कैसे ये काम नहीं करता? बिल्कुल काम नहीं करता। इसका मेन काम क्या था? छोटे छोटे देश जो अभी आजाद हुए हैं या फिर नए देश बने हैं, वो क्या पहले दिन ही देश को चला सकते हैं क्या? तो आपको वैसे नहीं चला सकते। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं उनको क्या कहा जाएगा? आप उनकी हेल्प कीजिए,
और जब तक वो लायक नहीं हो जाए तब तक उनकी हेल्प करने के लिए यूनो क्या करता है, उनको गाइड करता है। किसी कंट्री को कहता है आप चाहिए, एक बात बताइए कि आप अपना कोई पड़ोसी है वो कहीं दूसरी सिटी में चला गया और प्लाट है उसका, वो कहता है भाई ध्यान रखना, और उसका पता नहीं वो कब आएगा, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद मालिकाना हलफ अपना ही हो जाता है, कब्जा कर लेते हैं। यही चीज है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कोई अधिकार नहीं कर ले उस देश के ऊपर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चाहे कितना ही शांति प्रिय कोई देश क्यों ना हो, मन में लालच तो आ ही जाता है। ऐसे नहीं है कि चाइना को कह दिया आप रखो भी आप इसके अंदर, नहीं नहीं नहीं, चाइना अमेरिका रसिया इनको नहीं है, जो शांति प्रिय कंट्री होती है बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे बात करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उनको कहा जाता है, लेकिन आज इसको बंद कर दिया गया। क्लियर। सचिवालय सेक्रेटरीट डेली रूटीन के काम होते हैं, डेली बिल पास होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये बताई दिया आपको, ये हो गए यूनो के। अब अपन छोटी सी बात करते हैं आगे। यूनो के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो तो मैंने बता दिए, यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये सारा क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? उत्तर क्या रहेगा? 1914 से लेकर 1918, ये हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था, कोई बताएगा? मैंने पूरा समझाया था कि देखो भैया क्या हो रखा था कि अब मान लीजिए कि अपने बैठे यहाँ पर छोटे छोटे दो तीन तीन देशों के मध्य एग्रीमेंट हो रखा था, जिसे बोलते हैं त्रिकूट संधि। पहले मैंने पूरा बताया था कारण क्या था। तीन देशों के मध्य आपस में संधि हो रखी थी, जिसे त्रिकूट संधि कहा गया कि, और जर्मनी ने संधि कर रखी थी, ठीक है, किसके साथ में? अपने ऑस्ट्रिया और इटली ने आपस में मिलकर, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या होता है कि छोटा सा एक घटना हुई थी और वही घटना एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। वो घटना क्या थी? एक देश है, उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। उस देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश कहाँ पड़ता है बच्चों? ये पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट में। ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूं मैं, ऑस्ट्रिया कह रहा हूं। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी क्या है? वियना। क्लियर है। ऑस्ट्रिया देश का एक राजकुमार था और राजकुमार कहाँ घूमने गया? सर्बिया देश में घूमने गया। सर्बिया देश में घूमने गया और वहां के लोगों ने क्या कर दिया? इस प्रिंस को क्या कर दिया? सर्बिया के लोगों ने मार दिया। क्या कर दिया? सर्बिया के लोगों ने मार दिया इस प्रिंस को। बस यहीं पर क्या होता है? ये गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। आपस में एग्रीमेंट कर रखा था ऑस्ट्रिया ने किसके साथ में? जर्मनी और इटली के साथ में। कहा भैया हम दुख सुख के साथी हैं, कभी हमारे प्रॉब्लम आए तो अपने समझना। क्या ठीक है भाई। तो भैया इनके ऊपर प्रॉब्लम आई तो जर्मनी इटली आएंगे इनकी हेल्प करने के लिए ना, तो बस यही हुआ था। अब किसी ने सर्बिया भी आगे कर रखी थी, ठीक है ना। फ्रांस के साथ में कर रखी थी, फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ कर रखी थी, इंग्लैंड ने किसके साथ? रशिया के साथ में कर रखी थी, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं कि बाद में फ्रांस ने जापान के साथ कर रखी थी। अब ये हो गया बस धमाधम। समझ में आ गया आप लोगों को? मान लीजिए कि आपस में आप दोस्त हो, आप दोनों दोस्त हो, ये दोनों दोस्त हैं, तो आप क्या गए? आप पानी पीने गए, भाई भी पानी पीने गया। तो आगे पानी पीने गए तो योगेश ने क्या किया? आसे चल रहा था और कहा साइड में और पानी पीऊंगा मैं। कर भाई मैं आया हूं पहले। कहा ये बात है, तो पानी का गिलास में फेंक दिया मुंह पर। कर मुंह पर पानी फेंक के मारता है। आपने क्या किया? बोतल उठाई बेईमानी से पर। इतने में क्या हुआ कि दोस्त तो भाग के आएगा ना, और सूर्य क्या भागते, अरे फिर इधर क्या हुआ? हमारा भाई आप तब भागा, ठीक है। अरे यार ऐसे कैसे हाथ लगा दिया, ठीक है ना। तो धमाधम क्या हो गई? लड़ाई शुरू हो गई। उसी प्रकार से एग्रीमेंट फॉलो पूरी क्लास में आकर आपस में हो रखा है, तो सारे क्लास लड़ने लग जाएगी, पूरा विश्व दो लग गया। ये हुई थी फर्स्ट बार। ज्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना हुआ था। फिर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर बाद के अंदर अमेरिका है, अपन जर्मनी ने क्या किया? सभी के साथ लड़ाई लड़ी थी। जर्मनी बहुत ही पावरफुल हुआ करता था उस समय, और जर्मनी ने सभी देशों के साथ लड़ाई लड़ी थी, फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया, ठीक है ना, उनको सबको ठोका था जर्मनी ने। और एक बार की बात है, क्या हुआ था? इंग्लैंड का जहाज था, उसके अंदर लगभग 1150 यात्री थे और 150 यात्री अमेरिका के थे, और जर्मनी की सेना ने क्या कर दिया? उस पानी के जहाज को डुबो दिया गया। डुबो दिया। अमेरिका ने कहा मेरे नागरिक को क्यों मारा? उसने कहा दम है तो मार दिया। करो वाह यार तू तो ऐसे, हाँ बिल्कुल भैया। अब क्या होता है? अमेरिका ने कहा भैया उड़ता तीर मत ले, ठीक है ना। अब इसने कहा आदत है मुझे तो नहीं मिलेगी। अब ये हुआ, अमेरिका ने कहा ये बात है, तो भैया क्या हो गई? अमेरिका आ गया सेना लेकर, पावरफुल था सबसे, और किसको ठोक दिया? जर्मनी को। उधर से वो आया तो फ्रांस सारे देश खड़े हो गए, ठोक दिया किसको? जर्मनी को। अब भैया क्या हो गया
ये लड़ाई खत्म हुई, ये लड़ाई 4 साल चली थी। फिर इसमें होता क्या है, और सभी देशों ने मिलकर क्या हुआ कि जर्मनी का शोषण किया। छोटी सी घटना घटती है और फिर क्या होता है बच्चों कि एक एग्रीमेंट किया गया। क्या पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, और उस एग्रीमेंट का, उस संधि का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि। ठीक है, ये कब होती है, 1920 के अंदर होती है। ठीक है ना, वैसे तो क्या होता है, ये 1919 में हुई थी, इसको लागू 1920 में किया गया था। ये ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई 1919 के अंदर, और ये कहा गया था कि पहले विश्व युद्ध के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी भुगतेगी। जर्मनी क्या करेगी, इसका सारा का हिसाब किताब करेगी। हमारे अलग अलग देश है, जितना भी नुकसान हो जर्मनी भरपाई करेगी। जर्मनी जितने भी देशों पर राज किया है, अपने अंडर किया है, वो वापस देंगे। जर्मनी अपनी सेना नहीं बढ़ाएगी। मतलब एक तौर पर सभी तानाशाह ने मिलकर क्या किया, जर्मनी का शोषण किया। और अपन बात करते हैं एक छोटी सी घटना हो, एक अभी चर्चा किया था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया उसी देश का एक नागरिक था, एक, और उसका नाम है हिटलर। देखो जो हिटलर का जन्म कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, और बाद में वो क्या होता है, जर्मनी की सेना में आकर मिल गया। ठीक है ना, और जर्मनी की सेना मिल गया। जब ये लड़ाई हो रखी थी और जर्मनी हारा था, तब हिटलर बेहोश हो गया था, हिटलर था हॉस्पिटल में। ये चीज है, और हिटलर ने कहा भैया, जब इसको होश आया तब तक ये संधि हो रखी। सबको पता है यार, क्या यहाँ पर क्या हुआ है, जर्मनी का शोषण हुआ है। क्यों, क्या एक देश कोई लड़ सकता है क्या, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। सभी का दोस्त तो सभी का था। यहाँ पर जर्मनी को, ये जो दीवार है ना, दीवार के मारोगे तब, दीवार का सहारा क्यों दे रहे हो, ये चीजें तो आपको, ये चीजें तो अब क्या हुआ, आपको सबको पता है कि वर्साई की संधि ये हुई थी, सब जर्मनी का शोषण किया गया था। और फिर हिटलर क्या कहता है, हिटलर आता है राजनीति, उसने कहा कि इस संधि पर साइन किसने की, इन यहूदियों की मैं ऐसी तैसी करता हूँ, इसने मेरे देश को डुबो दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि राजनीति में इसने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम है नाजी। कौन सा, नाजी दल बन गया। ठीक है ना, और नाजी दल उसने कहा कि अगर हमारी पार्टी आगे सत्ता में आती है, और एक कुछ कहा गया था रूर क्षेत्र, रूर क्षेत्र कहां पड़ता है, तो आपको कैसे जर्मनी के अंदर है। वो किसके लिए फेमस है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोयले और लोहे के लिए। और उन्होंने कहा था जितने भी भरपाई है वो जर्मनी करेगा, रूर क्षेत्र जो कोयले और लोहे के लिए फेमस है। ठीक है ना, वहां से ले जाओ या निकाल निकाल ये चीजें। तो उसने कहा मेरे देश के अंदर जितना ये शोषण हुआ, मैं इसका सबका बदला लूंगा। और नाजी दल क्या करती है, आगे चुनाव में जीत जाती है। और जर्मनी में सबसे पावरफुल पद क्या होता है, चांसलर। हिटलर चांसलर बन जाता है। उसने प्रधानमंत्री सबको हटाया, खुद तानाशाह बन गया। उसने कहा मैं इस संधि को तोड़ता हूं। इस संधि को तोड़ दिया किसने, हिटलर ने। और उसने कहा था मैं मेरे देश के हुए शोषण का सब बदला लूंगा। और फिर यहूदियों को मार काट कत्लेआम किया था। ठीक है, हिटलर ने एक पुस्तक भी लिखी थी, एक बुक लिखी थी, बुक भी बहुत चर्चा में रही है, जो आज भी पढ़ी जाती है बहुत सारी। कौन सी है, मीन केफ, मेरा संघर्ष, मीन केफ पुस्तक। ठीक है बच्चों, ये थे। और इसके अलावा हिटलर ने एक नारा भी दिया था, स्लोगन, कौन सा, वन नेशन वन लीडर। ठीक है ना, कौन सा नारा, वन नेशन है वन लीडर का नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। ठीक है ना, सब कुछ अपने अंडर ले लिया। फिर क्या हुआ, इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया और कहा किसका हिसाब मैं करता हूं, आ जाओ बाकी। और सबको ठोका, सबको भगा दिया अपने देश से। और फिर उन्होंने कहा प्रत्येक घर में एक सैनिक पैदा होगा। बोले तो सबको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, सबको ट्रेनिंग दी गई। कहते हैं कि 10 लाख की विशाल सेना बना ली किसने, हिटलर ने। और हिटलर ने कहा इस संधि ने, इस ट्रीटी ने क्या किया है, मेरे देश का शोषण किया, मैं बदला लूंगा। और इसी संधि के कारण क्या हो जाता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। क्या हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, और क्या कर दिया भैया, जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर धावा बोल दिया, पोलैंड को ठोक दिया। फिर जो मित्र देश है वो एक तरफ और ध्रुव देश दूसरी तरफ। ये चीज पूरा वर्ल्ड दो गुटों वापस बट गया। ठीक है ना, भयंकर तरीके से लड़ाई होती है। फिर क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 से लेकर कब तक चला था, 1945 तक चला था ये सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है इंग्लिश में बताने में, इतने से आपको समझ आइडिया लग जाएगा किस कारण हुआ था। ठीक है ना, ये चीजें। अब क्या होता है, पोलैंड आया, पोलैंड को ठोक दिया। पोलैंड को बचाने के लिए फ्रांस आया, फ्रांस को खत्म कर दिया। और फिर किसके ऊपर धावा बोल दिया, इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड को इतना खतरनाक तोड़ा, उसमें नुकसान बहुत हुआ था हिटलर का, क्योंकि उस समय सबसे पावरफुल सेना एयरफोर्स की कहा जाता है कि इंग्लैंड की हुआ करती थी। इंग्लैंड को लगभग 90%। तो फिर ये हुआ था, उसके अंदर बाद में क्या हुआ कि इस इंग्लैंड जो कितना पावरफुल था, इंग्लैंड का राज पूरे वर्ल्ड के ऊपर था। लगभग 54 देशों पर राज रहा है इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड का लगभग पूरी धरती पर राज था बच्चों। यहाँ तक कि पहले अमेरिका भी गुलाम हुआ करता था। ये चीज है, ठीक है, इतना पावरफुल देश था। उसकी एयरफोर्स बहुत खतरनाक थी, उसकी
90% भाग को जीत लिया। किसने? जर्मनी ने। इतना भयंकर धोया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 90% लगभग एरिया जीत के उसने रसिया पर धावा बोल दिया, रसिया बीच में छोड़कर चला गया, ठीक है। रसिया की लड़ाई हुई थी। फिर किसके ऊपर? हाँ, अमेरिका। तूने किया था ना स्थिति से मेरे देश की, तूने ये नीतियां लागू की थी, तेरी ऐसी स्थिति मैं करता हूँ। बस हिटलर की गलती यही थी, बीच में लड़ाई रोक रोक कर अमेरिका के साथ फिर पकड़ लेंगे। अमेरिका जब उधर से आया तो सब खड़े हो गए और किसको खो दिया? जर्मनी को। हिटलर यहाँ पर 1945 के अंदर मारा गया। ये होता है। देखो बच्चों, बात करते हैं आगे क्या होता है कि इधर देखो, पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर, ठीक है ना, जापान है ना, जापान किसके खिलाफ था? जर्मनी के खिलाफ था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था? जापान ने जर्मनी का पूरा सपोर्ट किया था। जब हिटलर मारा गया, ये बात जापान को पता चली, जापान ने अमेरिका के ऊपर दबाव बोल दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जापान के साथ अमेरिका की लड़ाई होगी। अब देखो, अमेरिका को घुटने टेकने तक मजबूर कर दिया। फिर लास्ट में अमेरिका ने कहा मरता क्या नहीं करता, ये होता ही है। अब उसने क्या? परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया और क्या कर दिया? जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर जापान का, उसके ऊपर लिटिल बॉय, और फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान का शहर है, और उसके ऊपर क्या कर दिया? फैट मैन, ठीक है ना, फैट मैन परमाणु बम का, न्यूक्लियर बम का प्रयोग किया 6 अगस्त और 9 अगस्त को। और फिर 15 अगस्त को क्या करने वाला था? टोक्यो जापान को खत्म करने वाला था अमेरिका। लड़ाई कंटिन्यू चल रही थी और 14 अगस्त को क्या कर दिया? जापान ने सरेंडर कर दिया। ये लड़ाई कैसे एंड हुई? जापान के अंदर किसके झंडे फहराए गए? जापान के अंदर किसके झंडे फहराए गए? अमेरिका के। उधर बात करते हैं जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर भी कुछ थोड़ा अलग हुआ था। और जर्मनी के अंदर क्या हुआ? जर्मनी के जो बर्लिन है, बर्लिन शहर पर रशिया ने धावा बोल दिया और बर्लिन को अपने कब्जे में कर लिया और जर्मनी 2 भागों में टूट गया, ठीक है ना। जर्मनी के भी 2 भाग हो गए थे। अब मैं थोड़ा सा अपना मैप बनाता हूं आपको। अब ये होता है कि न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया था किसने? अमेरिका ने। उस समय आज तक किसी न्यूक्लियर बम के बारे में जानकारी नहीं थी, उसने बनाकर डाल दिए थे ये चीजें। इतना नुकसान हुआ था भयंकर तरीके से। और आज से सबसे खतरनाक वही हुआ था। परमाणु बम बनाने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका। किसके ऊपर किया? जापान के। हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। क्लियर हो गया ये चीजें। अब आप देखो कि भैया ये पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध कहां हुआ था? दोनों के दोनों तो आपको क्वेश्चन ये हुआ था यूरोप के अंदर। और विश्व का पहला विकसित महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, ठीक है। फर्स्ट डेवलपमेंट कंट्री इन द वर्ल्ड यूरोप। यहीं से सारी की सारी लड़ाई होती है। अब यहाँ पर ये पड़ता है जर्मनी, ठीक है ना। अब देखो भैया यहाँ पर है रसिया, ठीक है। ये चीज है, ये पूरा रसिया है, इतना बड़ा देश है रसिया, विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है। रसिया ने क्या किया? इस क्षेत्र को और अपने कब्जे में कर लिया और जर्मनी 2 भागों में टूट गई, ठीक है ना। अब देखो भैया बर्लिन के ऊपर किसका कब्जा हो गया? रसिया का हो गया। तो अब इसको कह लेते हैं ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी मतलब पूर्वी जर्मनी। किसको कहते हैं? पश्चिमी जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। और यहाँ पर एक दीवार खींच दी गई। इस तरफ किसका राज हो गया? अमेरिका का राज हो गया। इधर किसका राज हो गया? रसिया का राज हो गया, ठीक है ना। यूरोप के कुछ देशों ने किसका सपोर्ट किया? आपको कैसे? इधर वाले जो देश थे, इधर वाले देश थे वो अमेरिका के साथ आए और पूरा वर्ल्ड 2 गुटों में बट गया। एक तो यूएसए का गुट बढ़ गया, दूसरा रसिया का गुट बढ़ गया। ये चीज समझ आया? अब अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? 2 विचारधाराओं की लड़ाई हो गई, 2 पावरफुल देशों की लड़ाई हो गई आपस में। रसिया ने कहा भैया आपने जापान को क्यों परमाणु बम का प्रयोग किया? कितना वहां पर क्या तबाही हो गई थी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यूएनओ का गठन हो चुका था 1945 में। इसी होड़ के अंदर अमेरिका तो सबसे तानाशाह मतलब पावरफुल, मेरे बराबर कोई देश ही नहीं है दूसरा लड़ने वाला, तो मैं जैसे डिसाइड करूं वही होगा। रसिया का ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका की विचारधारा क्या थी? यूएसए की विचारधारा थी भैया कैपिटलिज्म। तो आपको कैसे? कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, पैसा, अहमियत, डेवलपमेंट, ओनली फॉर विकास। किसी के सर पर मतलब मारकर आगे बढ़ा जाए वो ही पावरफुल कहलाता है। ये है पूंजीवादी विकासधारा, सब कुछ पैसा पैसा। और रसिया की विचारधारा क्या थी? सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद, समाज को लेकर चलना, उनका विकास करते हुए आगे बढ़ना। ये 2 विचारधाराओं की आपस में लड़ाई हुई। पूरा गुट दो पूरा विश्व 2 गुटों में बढ़ गया। एक तो यूएसए, दूसरा रसिया। अब क्या हुआ? दोनों के बीच में लड़ाई होगी। यही क्या कहलाती है? कोल्ड वॉर कहलाती है। यही क्या कहलाती है? कोल्ड वॉर। किस के बीच में हुई? रसिया और यूएसए के बीच में। कोल्ड वॉर कब से कब तक हुई? तो देखो बच्चों, कोल्ड वॉर होती है 1945 से लेकर 1991 तक ये चली थी। समझ में आ गया आप लोगों को? इतना लंबा युद्ध हुआ। अब पूरा विश्व, एक तो अमेरिका का गुट, एक रसिया का गुट।
अब देखो भैया यहाँ पर कौन सा महाद्वीप पड़ता है, ये आ गया यूरोप आ गया, ये आ गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आ गया, ये साउथ अमेरिका आ गया, इधर नीचे कौन आ गया तो आप कहोगे सर इधर अफ्रीका आ गया। यहाँ पर कौन सा ओशियन पड़ता है तो आप कहोगे सर अटलांटिक। अटलांटिक पड़ता है, मैंने पूरा समझाया था आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी में। तो ये है अटलांटिक ओशियन। पूरे वर्ल्ड को कौन सी रेखा डिवाइड करती है दो भागों में तो आप कहोगे सर कौन सी, तो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। तो अटलांटिक का ये क्या है नॉर्थ अटलांटिक। तो अब देखो जो ये जो नॉर्थ अटलांटिक है, जो उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है, इसके सीमावर्ती देश, इन सीमावर्ती देशों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया किसके, अमेरिका की लीडरशिप में, वही क्या कहलाया, नाटो कहलाया, वही क्या कहलाया, नाटो। ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नॉर्थ अटलांटिक जो क्या है महासागर है, ओशियन है, उसके सीमावर्ती देशों किसको लेकर, सुरक्षा को लेकर। अगर रसिया कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करे, सारे एक हो जाओ, सारे को ठोक डालो, ये था। और नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक संगठन, एक संधि की थी, ये नाटो कहलाया। नाटो की स्थापना कब हुई तो आपको कैसे 1945। क्लियर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, आपको कैसे ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स देश कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी किसने आया था, ध्यान रखना आपके क्वेश्चन पूछा गया था, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। एक और क्वेश्चन आया था वाई ग्रुप के अंदर कि बेल्जियम की करेंसी क्या है, यूरो, अभी चर्चा करेंगे। 1949 के अंदर नाटो दूसरे देशों से रक्षा के लिए ग्रुप बनाया गया था। स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर कितने देश थे, 12 देश थे, अब बढ़कर कितने हो चुके हैं, 30 देश हो चुके हैं नाटो के अंदर। और 2 देशों को टेम्परेरी मान्यता होती थी, उनको परमानेंट दर्जा मिलने वाला है। 30 देश तो है, इसके अलावा 2 देशों को और ऐड किया जा रहा है। उन देशों का नाम है फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन, 2 देशों को शामिल किया जा रहा है नाटो के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। अभी नाटो के अंदर 2 देश कौन शामिल होते जा रहे हैं, फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड की बाउंड्री रशिया से बिल्कुल टच में है, यहाँ पर ये रशिया, यहाँ पर फिनलैंड है, दोनों को अलग कौन करता है, मेजरिंग। अब लड़ाई थी दोनों की, ठीक है ना। ये क्या करता है, अमेरिका रशिया के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, और अब देखो बेचारे छोटे छोटे और देश बना, ठीक है। लड़ाई तो दोनों की थी, इन्होंने एक बना लिया। उसी प्रकार से रशिया ने भी क्या किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम है यूएसएसआर, आप सब जानते हो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है ना। ये चीज है यूएसएसआर, बोले हिंदी में बोलते हैं उसको सोवियत संघ, सोवियत संघ। उनके विचारधारा सोशलिज्म, इसी विचारधारा को लेकर यूएसएसआर मतलब रशिया ने एक एग्रीमेंट किया था। कब बना था यूएसएसआर तो आपको अगर सर 1921-22 में इसका गठन किया गया था। कितने देश थे, 15 देश थे इसके अंदर, और सबसे टॉप पर कौन था, रशिया, सबसे बड़ा देश, ठीक है ना। इन्हीं 15 देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था जिसे बोलते हैं वार्सा संधि। और ये कब हुई थी, 1955 में। किसको लेकर, नाटो के खिलाफ, ठीक है ना। 15 देशों ने कहा कि ये अपने ऊपर आ रहे, सारे एक हो जाए, सारे और ठोक डाले इसको, ये था। समझ में आ गई ये चीजें। अब क्या कर रहा है रशिया, अमेरिका के पास आकर हमला करने की तैयारी कर रहा है। आपको पता हो क्यूबा परमाणु संकट, तीसरा विश्व युद्ध होने पर था, कब है, 1962। ये बहुत ही चर्चा में आया बच्चों, ठीक है ना। क्यूबा परमाणु संकट मतलब क्या हुआ कि अमेरिका को भनक तक नहीं लगने दी, किसने, रशिया ने। और ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर देश है क्यूबा, और क्यूबा के ऊपर क्या किया रशिया ने, पैसे दिए, और पैसे देकर अपनी तरफ मिला लिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, और अमेरिका को चेतावनी दे दी 2 हफ्ते के अंदर इतने परमाणु मिसाइलें। अमेरिका को पता लगा 15 दिन के बाद में, पर यहाँ पर तो रशिया ने आगे शामिल कर लिए अपने, यहाँ पर क्या कर दिए, सैन्य अड्डा स्थापित कर दिया गया, यहाँ पर मिसाइलें लगा दी। और अब इधर अमेरिका आ गई अपनी सेना लेकर क्यूबा के सामने, इधर मिसाइलें उधर मिसाइलें। अब अमेरिका कांपने लग गया, अमेरिका नहीं पूरा विश्व कांपने लग गया। अब दुश्मन सामने खड़ा है, इधर दुश्मन है, दोनों में भयंकर तरीके से दुश्मनी है, और सबके पास हथियार है। अब हथियार चलाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर एक बंदे ने मिसाइल छोड़ दी तो क्या छिड़ जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध। समझ में आ गई कहानी। तो ये था भी भयंकर तरीके से दोनों सैन्य आपने सामने डटे रही, लेकिन हिम्मत नहीं किसी की पड़ी। इधर नुकसान किसका होना है, अमेरिका का ही होना है। रशिया किया जाने वाला इधर दूर बैठा है, खत्म अमेरिका होना है। अमेरिका ने कहा लड़ाई नहीं करेंगे, कैसे कैसे करके पीछे हटे, और फिर वापस यहाँ से मिसाइलें निकालेंगे, क्योंकि इतना भयंकर हुआ था, पूरा विश्व कांप चुका था 1962 के अंदर क्यूबा परमाणु संकट। समझ आ गया, ये था। अब क्या हुआ कि इनका ध्यान गया अमेरिका का, यार ये पास पास में, तो क्यों ना अपन भी इन देशों को क्या करें, अपनी तरफ मिलाएं और रशिया को घेरें।
तो इधर आने लगे। ये बेचारे अफ्रीका सबसे बिल्कुल गरीब है, इसके ऊपर इंग्लैंड का राज रहा था, ये आजाद हुआ था, ये भी बिल्कुल गया, ये भी ऐसा ही गरीब था, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका भी। तो इसी प्रकार से ये एशिया दक्षिणी एशियाई देश है, वे बेचारे भी बिल्कुल गरीब से देश थे, तो उनकी तरफ रुझान गया कि इसका अमेरिका अपन रशिया को घेरते हैं, तो इधर अमेरिका आया अपनी तरफ। लेकिन उसी समय क्या हुआ, उसी समय एक ग्रुप बना, एक 5 लोगों की विचारधारा आई, और उसे क्या कहा गया कि पूरे वर्ल्ड में 2 ग्रुप बन चुके थे, एक अमेरिका का ग्रुप, दूसरा रशिया का ग्रुप, ठीक है ना। तो अब देखो, मान लीजिए आप छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, नए नए देश बने हैं, मतलब कोई ब्रिटेन से अलग हुआ है किसी के ऊपर, ये यूरो के बाद में, तो अपन मान लो इस गुट में शामिल हो गए, तो ये दुश्मन हो गए ना। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर सर है दूसरे, वो 2 पावरफुल है, अगर आपने लगाया आप मेरी तरफ आए तो वो आपको ठोकेगा। कोल्ड वॉर में आपस में आमने सामने नहीं लड़ रहे, इनडायरेक्ट दूसरे को ठोक रहे हैं, समझ में आ गया, ये थी। अब यार ऐसे देश जो बेचारे छोटे छोटे देश थे, अब वो गए गरीब देश, तो उनके सामने हो गई सबसे बड़ी समस्या कि ये अपने को अपने क्या करेंगे, गुलाम बनाएंगे, ठीक है। अपन इस गुट में शामिल हो गए, ये ठोकेगा, किसी को होगा ये ठोकेगा। अब यह इसी के ऊपर एक नया शख्स जिसको अपन बोलते हैं नेहरू जी, नेहरू जी ने कहा मैं तो अपने इस गुट में शामिल हो गया, मैं अपने इस गुट में, अगर 2 देशों की लड़ाई होती है तो अपने उसको पूछे हाँ लड़ाई किसकी चल रही, तुम्हें क्या पता साहब, लड़ाई में कौन जीत रहा है, हमें क्या मतलब, क्यों लड़ाई हो रही है, हमें क्या मतलब, हम तो किसी भी गुट में नहीं होंगे ना, तो हम लड़ाई में साथ नहीं, भाईचारा अपने कोई मतलब नहीं है, अपन तो एक नया देश बनाएंगे, ठीक है ना, हम तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक नई देश दुनिया बनाएंगे, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में क्या कहलाया, नेम, उसी का ही नाम क्या है सर, उसी का ही तो नाम है नेम, नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट, ये सब ठीक है ना, नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। हम तो नए इस गुट में शामिल होंगे, नए इस गुट में हम तो तीसरा गुट बनाएंगे, तो वो कहा गया थर्ड वर्ल्ड कंट्री ग्रुप, ठीक है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री मेंबर कहा गया, मतलब तीसरी दुनिया का देश, ठीक है ना। उसने उसके अंदर फाउंडर कौन थे, फाउंडर तो चाचा नेहरू थे भैया, और फिर आता है कि वो 5 देश बता देता हूं जो फाउंडर ग्रुप में जाने जाते हैं, 5 देश देखोगे, ये तो समझ आ गया ना सारा सारा, ये फोटो ले लो। मैं इसी में सारे ऑर्गेनाइजेशन समझा दूंगा, समझ में आ रही है सब। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो बच्चों, नेम नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर 5, पहले तो अपन बात करते हैं क्या सर, इसके फाउंडर चाचा नेहरू, ठीक है ना। हमारी विदेशी नीति क्या है, गुट निरपेक्ष नीति है हमारी। तो एक तो है भारत देश, एक है यूगोस्लाविया, एक है बच्चों इंडोनेशिया, एक है घाना, और एक है इजिप्ट, बोले तो मिस्र। ये 5 देश ये इसके फाउंडर ग्रुप बन जाते हैं। भारत की तरफ से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता। यूगोस्लाविया से जोसेफ टिटो, जोसेफ टिटो, ठीक है। इंडोनेशिया से सुकर्नो, ठीक है, पहले राष्ट्रपति। घाना से अगर बात करते हैं इनक्रुमा, ठीक है। और इजिप्ट मिस्र से अब्दुल नासिर, ये थे इनके फर्स्ट है, ठीक है ना। उस इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे, सुकर्नो, ये चीज है। घाना के कौन थे पहले, इनक्रुमा, ठीक है। इजिप्ट के कौन, अब्दुल नासिर। ये 5 लोग आप जानते हो, इन्हीं की विचारधारा थी कि अपन क्या करें, अपन किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और अपना एक तीसरा गुट बनाएंगे गरीब देशों का, इसे विकासशील देशों का समूह कहा गया। क्वेश्चन आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, ये आता है भैया। तो आपको क्वेश्चन 1961 में हुआ, और कहां हुआ, बेलग्रेड के अंदर। कहां हुआ, बेलग्रेड। और बेलग्रेड वर्तमान में कहां है, सर्बिया देश की राजधानी है,
क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फर्स्ट सबमिट कब हुआ 1961 में, कहां पर बेलग्रेड में। क्लियर है? 5 फाउंडर के रूप के अंदर देश है ये और इनके ये नेता हैं, ये बता दिया मैंने आपको। तो आपको समझ में आ गया इसका? अब चलते हैं, अब क्या होता है, तो अब यूएसएसआर भयंकर तरीके से लड़ाई चल रही थी और तीसरा एक गुट और बन गया और उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा जो विचारधारा किसके साथ में थी, रशिया के साथ थी। लड़ाइयां हो रही थी, अमेरिका भारत के अंदर सपोर्ट करने के लिए पूरी चाहत कर रहा था, इधर चाइना को रशिया ने अपनी तरफ कहा कि आप मेरी तरफ आ जाओ, भयंकर तरीके से लड़ाइयां हो रही थी, ठीक है ना, कोल्ड वार के अंदर। उसी दौरान क्या होता है, फिर ये लड़ाई चलती रही 1991 के अंदर रशिया के अंदर अलग अलग नेता चेंज हुए, फिर वहां पर ये आगे लड़ाई को बंद किया जाए और फिर क्या होता है, जर्मनी को भी बर्लिन की दीवार थी, उस बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था 1989 के अंदर, ठीक है ना, जर्मनी एक हो गया था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, रशिया ने कहा अब हम सबके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं रहेगी और धीरे धीरे हम सबको देशों को अपने मुक्त करेंगे और अमेरिका के साथ समझौता करेंगे। फिर क्या होता है 1991 के अंदर अमेरिका और रशिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ इस लड़ाई को बंद किया जाए और 1991 के अंदर रशिया ने कहा मैं मेरे यूएसएसआर को तोड़ता हूं और यूएसएसआर 1991 में कितने देशों में टूट गया, 15 देशों में टूट गया। लेकिन अमेरिका बहुत ही चालबाज था, उसने अपने ग्रुप को कहा तू तेरे नाटो को तोड़ दे, मैं मेरे यूएसएसआर को तोड़ता हूं। उसने कहा ठीक है, इसलिए कहते टूट गया मेरा यूएसएसआर, लेकिन उसने नाटो को तोड़ा नहीं और आगे बढ़ाया। समझ में आ गया? अमेरिका बहुत ही चालबाज है, उसको पता है रशिया के साथ मेरी फ्यूचर लड़ाई तो नहीं है। अब क्या कर रहा है, वो रशिया की शक्ति को कमजोर कर रहा है। ये 15 भाई है, सबसे बड़ा भाई कौन है इसमें, रशिया है। वो क्या करता है, इनको कमजोर करने के लिए दूसरा सबसे भाई बड़ा भाई कौन है इसमें, यूक्रेन है। यूक्रेन को लालच दे रहा है कि आप मेरे तरफ आ जाइए, ठीक है ना। घर में फूट डालने का काम कौन कर रहा है, अमेरिका। समझ में आ गई कहानी कि यूएसएसआर के साथ लड़ाई तो होनी है, यूएसएसआर सबसे टॉप कौन है, रशिया है, रशिया के साथ लड़ाई है ही हमारी, आज नहीं तो कल होनी है। तो क्या करो, इनको कमजोर करो। तो क्या कर लालच दे रहा है, छोटे भाई को कह रहा है तू मेरी तरफ आ जा, इनकी पावर को खत्म करना है। समझ में आ गया? तब यूक्रेन को अपनी तरफ लालच दे रहा है कि तू नाटो का तेरा मेंबरशिप बना देता हूं, तेरे ऊपर अगर कोई भी लड़ाई करता है तो हम तेरे साथ खड़े हैं ना, ये चीज है। इधर रशिया ने कहा ओए मेरा भाई है ये, अगर तुम दलालों अगर ऐसे नहीं माने तो सबको ठोक डालूंगा। पता है अगर नाटो की मेंबरशिप दे सबके साथ लड़ाई होनी तो सब डर रहे हैं, ना तो नाटो की मेंबरशिप दे रहे। बस अमेरिका क्या कर रहा है, यूक्रेन के कंधे पर रखकर क्या कर रहा है, बुलेट कर रहा है भैया। समझ में आ गई कहानी? यूक्रेन इसको समझ नहीं रहा है और भैया रशिया समझा रहा है छोटा भाई है, प्यार से मार कर ये चीज है। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किस कंट्री के पास में, रशिया के पास में। चाहकर भी नाटो मेंबरशिप नहीं दे सकता यूक्रेन को, लड़ाई छिड़ जाएगी भयंकर तरीके से, ठीक है ना। इसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। और फिर क्या होता है, एक दौर था तो ये 1991 के अंदर ये दौर आया बहुत ही भयंकर तरीके से, पूरे वर्ल्ड के अंदर महंगाई बढ़ गई, महामंदी, महंगाई और मंदी वाला इतना गंदा हो गया कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर भी हाल बेहाल हो गए। पूरा विश्व महंगाई, बेरोजगारी, भयंकर तरीके से गरीबी से जूझने लगा। और एक बताओ, जब भैया लड़ाई तो तब की जाती है जब पेट भरा हो, जब पेट ही खाला तो काहे की लड़ाई हो यार, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा इसको लड़ाई लड़ाई को बंद करो रे भाई। फिर उन यूरोप महाद्वीप के कुछ देशों ने कहा यार एक बताओ, अपन सबसे विकसित है, ठीक है ना, का पूरा यूरोप क्या है, डेवलपमेंट है, फर्स्ट डेवलपमेंट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड यूरोप। तो उन्होंने कहा अपने से दूसरा लोग व्यापार कर आगे बढ़ रहे हैं, अपन क्यों उनके साथ व्यापार करते हैं, आपस में मिलकर क्यों ना करें। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसका नाम रखा ईयू। क्या रखा, ईयू। ईयू की फुल फॉर्म क्या बच्चों, यूरोपियन यूनियन। क्या है, यूरोपियन यूनियन। ईयू की स्थापना कब की गई, तो आप हो गए सर यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ। इसकी स्थापना कब की गई, 1993 में, ठीक है, ये चीज है। और इन्होंने कहा कि अपन आपस में मिलकर व्यापार करेंगे और इसने अपना हेडक्वार्टर किसको बनाया, ईयू ने ब्रुसेल्स को, ब्रुसेल्स से बेल्जियम को उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया। और बच्चों बात करते हैं ईयू का मेन मोटिव क्या, आपस में मिलकर व्यापार करते हुए विकास करना, ये इनका मेन मोटिव है ईयू का। क्लियर हो गया, ये चीज है। और आज अपन बात एक क्वेश्चन पूछा गया ईयू की करेंसी क्या है। अब इन देशों ने कहा कि अपना व्यापार बढ़िया रहेगा, व्यापार अच्छा रहे तो क्यों ना अपन करेंसी एक कर लेते हैं, तभी अच्छा प्रॉपर तरीके से व्यापार कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो अपन एक करेंसी बना लेते हैं। तो ईयू के जितने भी ग्रुप के मेंबर थे सबकी करेंसी क्या हो गई, यूरो। ये क्वेश्चन आया था, सुन लो भैया, बेल्जियम की करेंसी क्या है, समझ में आया आप लोगों को, ये चीज है। वर्तमान में ईयू के अंदर कितने देश हैं, कुल सदस्य देश कितने हैं, तो आपको सर 27 है।
पहले कितने थे? 28 थे। कौन छोड़ के गया? इंग्लैंड। तो क्वेश्चन आता है ब्रेक्जिट डील क्या है? क्या है बच्चों? ब्रेक्जिट डील क्या है? तो ब्रेक्जिट डील क्या है? तो आपको बस ब्रिटेन का ईयू से बाहर होना, बोले तो एग्जिट होना ही क्या है? क्योंकि ब्रिटेन में कौन सी करेंसी चलती है? पाउंड। तो उनको कोई फायदा नहीं था इस ईयू से, इस कारण ब्रिटेन क्या हो गया? इससे बाहर हो गया। यही क्या कहलाई? ब्रेक्जिट डील कहलाई। क्लियर हो गया सारा? अब आगे बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो बच्चों बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है ना? फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन, हाँ, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंदर आता है? यूएन के अंदर आता है। ठीक है? और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप प्रोफेसर नवंबर 1945 के अंदर। ठीक है ना? और हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। ये किसके अंदर आता है? तो आपको बस यूएन के अंदर आता है। और ये क्या करता है? सर यूएन का मेन पर्पस क्या है? विश्व शांति। तो इसीलिए क्या है कि विश्व के अंदर ये यूएन के अंदर आता है। विश्व में ऐसे स्थान जो शिक्षा, विज्ञान और कल्चर, ठीक है ना, संस्कृति को लेकर ऐसे स्थान जो क्या विश्व के अंदर भाईचारा को बढ़ाते हो, उनको बचाने का काम कौन करता है? यूनेस्को करता है। ये चीज है। तो अब ये जो हेरिटेज साइट होती है ना, यूनेस्को के अंदर आती है। अब क्वेश्चन आपसे 2022 तक भारत के कितने स्थानों को यूनेस्को की सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है? 40। ध्यान रखना, 40 साइटों को, 40 स्थानों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है भारत के। फिर आपको कैसे क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? 1983 के अंदर भारत के 4 स्थानों को शामिल किया गया था। इस हिसाब से आगरा का ताजमहल है, ठीक है ना, अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, दिल्ली का लाल किला है। इस हिसाब से धीरे धीरे साइटों को आज 2022 तक, ठीक है ना, 40 साइटों को शामिल किया जा चुका है। लेटेस्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये देखो 39वीं साइट कौन सी थी? धोलावीरा। देखो बच्चों धोलावीरा कहां पड़ती है? तो आप लोग सर गुजरात में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है ना। अगर अपन बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, धोलावीरा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा 40वां कौन सा है? रामप्पा टेम्पल। कौन सा? रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर कहां है? हैदराबाद के अंदर। कहां है? हैदराबाद में, जो इसको शामिल किया गया था। क्लियर है? ये ध्यान रखना। इसके अलावा भारत का पहला शहर, पूरा का पूरा शहर जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया, आपको मैं सर अहमदाबाद। अभी जस्ट किस शहर के, किसको आपको सर किस शहर के, भारत का दूसरा शहर जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो आपको सर जयपुर प्रकोटे को, ठीक है ना, जयपुर जो मेन प्रकोटा है, जयपुर शहर है, मेन सिटी, उसको अपन तो गांव में बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें ढूंढवाना तो आपको ऑफिसर जो जयपुर प्रकोटा है उसको शामिल कर लिया गया, जो कि भारत का दूसरा शहर, पहला अहमदाबाद 2017 और 2019 के अंदर जयपुर को शामिल किया गया। 2 शहर आ गए, ये साइट आ गई। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये इसको हो गया। कुछ एक सिंपल से क्वेश्चन है वो बता देता हूं हेडक्वार्टर से रिलेटेड। तो यूएनओ का मेन पर्पस था विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये चीज है। तो अब बात करें अपन, शांति तो हो गई लेकिन डेवलपमेंट भी तो करना है। डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? सर बैंक देगा। और वर्ल्ड लेवल पर सर वर्ल्ड बैंक देगा। विश्व बैंक, देखो बच्चों वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, क्या देता है आपको? सर विश्व बैंक क्या करता है? विकास के लिए पैसे देता है विश्व बैंक। एक है बच्चों आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक है बच्चों एडीबी, क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर हो गया? ये चीज है विश्व बैंक, जिसकी स्थापना का कोई फाउंडर है तो आपको सर 1945। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना कब है? 1945। ये आपको सर दोनों एक साथ किए गए थे, बिल्कुल भी 1945 के अंदर विश्व बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों की स्थापना की गई थी। इसका काम है विकास के लिए पैसे देना। और ये किस कंडीशन में देता है? जब देश की स्थिति बहुत खराब हो, जब देश को चलाना मुश्किल हो, देश के अंदर गरीबी आ जाए, देश दिवालिया घोषित हो जाए, उस कंडीशन में ये लोन देता है। बस इतना सा फर्क है। और पाकिस्तान, श्रीलंका यहीं से लोन लेते हैं। श्रीलंका ने भी यहाँ से ले, पाकिस्तान हर बार यहीं से लेता है, और बाहर विकास के लिए लोन यहीं से। मान लीजिए नए क्या करते हैं, क्या सर नए हॉस्पिटल खोलने, नई सड़कें बनानी है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के लिए आगे बढ़ाना है, तो वो लोन भी
ठीक है। और दोनों का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी दोनों का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई देशों के विकास के लिए पैसे देता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपको कैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या सर देश के विकास के लिए क्या देता है? पैसे, मनी, मनीला, ठीक है ना। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। मनीला किस देश की राजधानी है? फिलीपींस की। किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। क्लियर हो गया? ये चीज है। और एडीबी की स्थापना कब की गई थी योगेश? बताओ भैया। 1966 के अंदर, ठीक है ना। 1966 के अंदर एडीबी का गठन किया गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। क्लियर हो गया? ये चीज है। तो समझ में आ गया? ये आगे बढ़ते हैं अपन और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे चर्चा करते हैं कि एक तो है बच्चों WHO, एक है WTO, एक है ILO, एक है रेड क्रॉस। फटाफट आपको इनके हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ काम क्या है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा कोई बीमारी उसको महामारी घोषित करना। उसी प्रकार से मंकी पॉक्स, ठीक है ना, जिस हिसाब से चेचक अपने दाग होते हैं, छोटी मादा वगैरह होते हैं, स्मॉल पॉक्स वगैरह दाग होते हैं, उसी प्रकार से अभी मंकी पॉक्स जो वायरस जनित रोग है उसको क्या कर दिया गया है उसको महामारी घोषित कर दिया गया है अभी WHO के द्वारा। तो आपको वैसे किसी बीमारी को, रोग से बचने के लिए उपाय बताना, WHO लोगों को जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति किसी बीमारी को महामारी घोषित करना, किसी रोग के लिए टीके, ये करता है क्या? अप्रूव देना को। WHO जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 के अंदर। कितनी तारीख को? 7 अप्रैल को। तो वर्ल्ड अगर बात करें, वर्ल्ड अपने हेल्थ डे कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। स्थापना नहीं पूछेगा, ये इनका हेडक्वार्टर याद रखना। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ये याद रखना। WHO हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लोग मतलब अगर बात करें आज विकास कैसे किया जा सकता है? ओनली फॉर ट्रेड, व्यापार के माध्यम से विकास किया जाता है। तो व्यापार को बढ़ाना काम किसका है? WTO का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये चीज आ गया। तो आपको स्थापना कोई नहीं पूछेगा WTO की स्थापना कब की गई थी, हेडक्वार्टर याद रखना है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा बात करते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ILO बनाया गया था। ये चीज है जिसकी स्थापना की गई थी, फाउंडेड इन 1919। ये चीज है, कोई नहीं पूछेगा स्थापना, बस हेडक्वार्टर का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। आप ये बताइए भैया, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई 1919 को इसकी स्थापना की गई थी, याद है। रेड क्रॉस मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी गुड, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। आप इसके क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस का, इधर ध्यान दो भैया। रेड क्रॉस के फाउंडर कौन थे? इसका आता है हेनरी ड्यूरेंट। कौन थे बच्चों? हेनरी ड्यूरेंट, एक व्यक्ति था जिसने भी रेड क्रॉस का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसका फाउंडर पूछ लेते हैं, रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? तो आपको वैसे हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। और कब है? 1863 के अंदर, जो कि याद नहीं रखना है। और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये क्या काम करता है? तो आप होगा सर, ये करता है लोगों के बचाने का कार्य, फ्री फोकट के अंदर सुविधा उपलब्ध कराना। मान लीजिए कहां पर कोई महामारी फैल रही है तो वहां पर लोगों को उससे बचाने का काम। इसके अलावा कहीं पर नेचुरल ट्रेजेडी बोले तो बात करते हैं, कहीं पर क्या बाढ़ आ गई, ठीक है, ठीक है, बाढ़ आ गई तो लोगों को निकालने का काम ये करता है, फ्री फोकट के अंदर सेवा करता है, प्राथमिक उपचार देने का काम करता है। सीरिया के अंदर चल रहे थे ना आतंकवादी हमले हुए थे, तो वहां पर कोई वहां पर हेल्थ कर्मचारी नहीं था, ये बचाया था लोगों को, ठीक है, ये करता है। रेड क्रॉस को 3 बार क्या मिल चुका है? तो आप लोगों से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है रेड क्रॉस को। और जिसके फाउंडर कौन थे? हेनरी ड्यूरेंट, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो चारों का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? तो आप लोगों से जिनेवा, स्विट्जरलैंड का। क्लियर हो गया? इसके फाउंडर हेनरी ड्यूरेंट। क्लियर है? ये चीज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी अपन बात करते हैं इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे, G7 वाला क्वेश्चन आया था, G20 वाला आया था, ब्रिक्स है, सारे थे, उनकी चर्चा कर लेते हैं।
अब देखो भैया बात करें कि 1975 का टाइम था, तो अब जो बड़े बड़े जो इकोनॉमी पावरफुल देश थे उन्होंने मिलकर क्या कहा कि एक बताओ यार, दोस्ती और व्यापार हमेशा बराबर वालों के साथ ही किया जाए। यही रेल में अपने जो पूर्वज कहते हैं ना, ये कहा गया कि हमेशा दोस्ती बराबर वाले के साथ है, व्यापार भी बराबर वाले के साथ, तो तभी मुनाफा हो सकता है। अगर अपन गरीब देश के साथ व्यापार करते हैं हमारा क्या फायदा हुआ, ये चीज है। तो उसी प्रकार से 1975 में विश्व की 6 महाशक्तियों ने, ठीक है ना, इनर सिक्स के नाम से जानी जाती थी, और 6 देशों ने मिलकर क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसे क्या कहा गया, इनर सिक्स। इनर सिक्स कंट्री कहा गया था, बोले तो G6 के नाम से। और 6 देशों ने मिलकर 1975 में ग्रुप बनाया गया था, किसको, ट्रेड को प्रमोट करना, व्यापार करने के लिए। वो 6 देश कौन कौन से, कोई बताएगा? तो एक तो था अमेरिका, हाँ भैया बताओ भैया, इंग्लिश फटाफट। एक है ब्रिटेन, एक है फ्रांस, इसके अलावा एक है जापान, एक है बच्चों जर्मनी, और एक है इटली। ये 6 देशों ने मिलकर क्या किया था, G6 के नाम से ग्रुप बनाया। और फिर 1976 के अंदर इसके अंदर G7 में कौन शामिल हो गया, तो आप लोगों सर कनाडा शामिल हो गया, ठीक है ना। फिर इसके अंदर 1998 के अंदर कौन शामिल हो गया, रशिया शामिल हो गया, तो ये G8 कहलाया, ठीक है, ये चीज है। और यही क्वेश्चन आया था पिछली बार, हाँ भैया जितना लेट पेपर होगा ना भाई ग्रुप का, सुन लो यहाँ से इसी क्वेश्चन आएंगे टफ, ये चीज है। तो जितना लेट होगा वो यहाँ से टफ क्वेश्चन आएंगे जीके के अंदर, और स्टार्टिंग के अंदर होगा आसान आएगा, तो ये टफ में से टफ क्वेश्चन है। तो अपने बच्चे पिछली बार क्वेश्चन लेके आए थे, प्रॉपर आता ऑल इंडिया उसकी क्वेश्चन है, ये चीज है। तो अगर बात करें अपने जो अब क्वेश्चन आया कि रशिया ने 1998 के अंदर G8 मतलब सुपर पावर देश है ये, और उन्होंने इस रशिया को शामिल क्या कर लिया था 2014 में, और रशिया ने क्या कर दिया, क्रीमिया के ऊपर आक्रमण कर दिया था यूक्रेन के। तो उसके बाद 2014 में अमेरिका ने क्या कहा, इसको बाहर करो रे भैया, रशिया को बाहर कर दिया गया। तो ये ग्रुप क्या कहलाया, G7 के नाम से कहलाया। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया था, G7 में कौन कौन देश शामिल है, ये क्वेश्चन आया था। तो G7 ये है ग्रुप ऑफ 7, ठीक है ना, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, बोले तो विक्टो पावर की 3 कंट्री ये हो गई है। और एशिया का पहला विकसित देश जापान है, जर्मनी और इटली, 6 देश, और कनाडा, 7 देश है G7 में। क्लियर हो गया ये चीज। उसी प्रकार इसी को देखते हुए भैया एक ग्रुप बना, और उसी ग्रुप का नाम अपन बात करते हैं, इसी की तरह पर एक ग्रुप बनाया गया, उसी का नाम है ब्रिक्स। क्या, ब्रिक्स, ठीक है सॉरी ब्रिक्स। इसका गठन कब हुआ, तो आपको के सर 2009 में सिर्फ 4 देशों ने मिलकर, तो 2010 में साउथ अफ्रीका उठ पड़ा था। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपने आया था भाई बोलोगे इंटरनेशनल वाले क्वेश्चन कंफर्म, आज की क्लास के कंफर्म क्वेश्चन छपेगा पेपर में, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। एक बताओ भैया यहाँ पर रशिया है क्या, इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया रशिया, कैसा रशिया नहीं है। और इसके अंदर इंडिया है क्या, सर इंडिया नहीं है। चाइना है क्या, चाइना नहीं है। तो इन देशों ने मिलकर, ठीक है ना, तो रूस, चीन, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलकर ब्रिक्स बनाया, ठीक है। और इसका सम्मेलन है ना क्रमवाइज होता है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन तो रशिया में हुआ था, उसके बाद क्रमवाइज 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है ना। 23 के अंदर कहाँ होगा, 2023 के अंदर कहाँ होगा, 15वां साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है, ये चीज है। 22वां 2022 के अंदर 14वां कहाँ हुआ था, चाइना के अंदर हुआ था, ये चीज है। तो इसी हिसाब से आपको याद रखना ठीक हो गई, ठीक है। तो क्लियर हो गया ब्रिक्स। अब देखो भैया ब्रिक्स भी हो गया, G6 भी हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, हाँ भैया क्वेश्चन है, बता विश्व की सबसे बड़ा इकोनॉमी ग्रुप कौन सा है, वेरी गुड, G20। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी ग्रुप ये है भैया G20। G20 का बना ग्रुप ऑफ 20, 1999 के अंदर ये ग्रुप बनाया गया था, ठीक है, ये चीज है। और क्वेश्चन आएगा भारत इसका मेंबर है क्या, सर बिल्कुल भारत इसका मेंबर है G20 का, विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रुप है। तो आपको सर G20 के अंदर कौन कौन से क्या है, ये तो 19 तो देश हैं, और इसके अलावा क्या है, एक EU है। EU में टोटल कितने हैं, 27, और 27 और 19 कितने हो गए, अरे जोड़ दो 19 और 27, तो आपको सर 20 और 26 46 देश हो गए। ये वर्ल्ड की G20 विश्व का सबसे बड़ा बिगेस्ट इकोनॉमिक ग्रुप इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर 100 रुपए कमाई होती है एक साल में, तो भैया 85 रुपए से ज्यादा अकेला कौन G20 ग्रुप
हर कोई देश लालायित रहता है कि अपने इस ग्रुप के मेंबर बन जाए। भारत इस ग्रुप का मेंबर है। आप में से ऐसा कौन कौन है? अरे G20 के अंदर EU है। अगर बात विश्व का पहला विकसित महाद्वीप EU आ गया, यूरोप वाला यह। इसके अलावा G7 है सर इसमें। इसके अलावा सर ब्रिक्स है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। और कौन से आ गए? अर्जेंटीना आ गया, मैक्सिको आ गया, ठीक है ना। उसके अलावा साउथ कोरिया आ गया, ठीक है, सऊदी अरब आ गया, ठीक है, तुर्की आ गया इसके अंदर। ये चीजें और फेमस कंट्री किसके अंदर है? शामिल हो गई ये चीजें। तो वर्ल्ड सऊदी अरब इसी का मेंबर है। तो अब देखो भैया वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रुप है, हर कोई चाहता है कि मैं इसका मेंबर हूं। तो क्वेश्चन यहां से क्या है? 2023 के अंदर पेपर में छपेगा, कंफर्म किसी के भी आ जाएगा आपके 2023 के अंदर, 2023 की। और अध्यक्षता कौन करने जा रहा है G20 का? तो आप बोल रहे सर भारत में पहली बार G20 का 2023 में सम्मेलन होने जा रहा है और भारत इसका अध्यक्ष बन चुका है, ठीक है ना। कहां होगा? दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है ना। 2023 के अंदर G20 का जो पहली बार क्या होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया मेजबानी भारत करने जा रहा है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन यहां से G7 G20 ब्रिक्स यहां से कंफर्म क्वेश्चन आने के चांस है 99%। कंफर्म पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन। आज की क्लास ना हर पेपर के अंदर रिवीजन होना है, तो क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, हम छोटे से बच्चे खत्म करने वाले हैं। अब देखो बच्चों एक बात कर देते हैं, सार्क, ठीक है ना। सार्क की फुल फॉर्म कौन बताएगा? साउथ एशियन, देखो बच्चों साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये है भैया सार्क, जिसे क्या कहा जाता है? दक्षिण समूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण समूह। इसे दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है ना, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है सार्क में। और सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? पहले तो आएगी इसकी स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। 1988 वेरी गुड। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 के अंदर। सार्क का हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर कहां है इसका? काठमांडू नेपाल के अंदर। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर टोटल कंट्री कितनी है? तो आपको क्वेश्चन 8 देश है इसके अंदर, ठीक है ना। 8 देश। इसमें सबसे पावरफुल कौन है? आपको क्वेश्चन हमारा भारत, ये चीज है। सारा के अंदर सबसे पावरफुल इंडिया है। पड़ोसी देश कौन कौन से? ध्यान रखना, मेंबर याद रखना है आपको। पाकिस्तान हमारा, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इसके अलावा म्यांमार इसका देश नहीं है, ध्यान रखना, बांग्लादेश, ठीक है ना। भारत के नीचे क्या लंका? श्रीलंका और मालदीव। ये है भैया 8 देश, ठीक है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश हैं। समझ में आ गया? म्यांमार ऑप्शन में डालेगा, सारा का कौन सा देश नहीं है? म्यांमार या चाइना, ध्यान रख लेना भैया। ये क्वेश्चन यहां से पेपर में छपता है। सारा का हो गया, समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन है आसियान, ठीक है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, ठीक है ना। आसियान कहलाया। क्या कहलाया? आसियान। जिसका गठन कब किया गया था? 1967 में। जिसका आसियान ग्रुप का हेडक्वार्टर कहां है? तो आपको कहे सर कहां है? जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है ना। आसियान का, और आसियान का भारत है, भारत इसका मेंबर है नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा किस ग्रुप का मेंबर भारत नहीं है? तो आपको आसियान का मेंबर भारत नहीं है। और आसियान में है कुल 10 देश। कौन है? 10 देश। इसके अंदर भारत इसका मेंबर है, आसियान ग्रुप का नहीं है। समझ आ गया आप लोगों को? ये चीज है बच्चों। तो आसियान हो गया, आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता। एक देखो छोटा सा आता है ओपेक। ओपेक, ओपेक की फुल फॉर्म बताएगा कोई भाई? हाँ, ओपेक की फुल फॉर्म बताओ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज,
पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों का समूह है जिसकी स्थापना कब हुई थी 1960 में। कब हुई थी 1960 में। हेडक्वार्टर का है वियना। वियना किसकी राजधानी है ऑस्ट्रिया की। ये चीज है पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों का समूह। ओपेक की फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये हो गया। अब एक बात करते हैं, आप ऑब्वियसली इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए, आपने किसी का हेडक्वार्टर इंडिया में बताया ही नहीं। किसी का है क्या? एक का है, अभी वो बता देते हैं आप लोगों को। और उसका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये देखो बच्चों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ये क्या है बच्चों बताएगा कोई? इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये चीज है। हाँ ISA, इसका गठन हुआ था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था 2015 के अंदर। आज देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की सीधी किरणें कहां पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, बोले तो करक और मकर का भी मध्य। इसी को प्रमोट, सौर ऊर्जा को प्रमोट करते हुए 2015 के अंदर, ठीक है, फ्रांस के साथ मिलकर मोदी जी ने इस ग्रुप का स्थापना की थी। फिर इसके अंदर इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो आप होगा सर इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। गुरुग्राम बोलते हैं ना, गुरुग्राम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सौर ऊर्जा को प्रमोट करना, समझ आ गया? जिसकी स्थापना 2015 में, ठीक है ना, पेरिस समझौते के तहत की गई थी। आपको पता होगा पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। इसके अंदर टोटल आज वर्तमान में कितने सदस्य हो चुके हैं? 123 मेंबर हो चुके हैं इसके, ठीक है ना। सौर ऊर्जा को प्रमोट करना, ये चीजें क्लियर हो गया। तो देखिए भाइयों, आज कितने बहुत सारे अपने हेडक्वार्टर पढ़े और आज अपने एक रिवीजन के तौर पर सभी हेडक्वार्टर को देखा। आप ये बताइए कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।